वेलकम टू द 27th एपिसोड ऑफ मैप ऑफ मी। हमेशा की तरह मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और मेरे साथ है मेरे को होस्ट हर्ष। क्या आप कंफ्यूज हैं कि आपको लाइफ में कौन सा करियर पाथ चूज करना है? तो इसके बारे में हम जानेंगे आज के एपिसोड में हमारे मैप ऑफ मी के एंटरप्रेन्योर्स से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पिछले एपिसोड में हमने किस चीज़ के ऊपर बात की थी। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी स्टार्टअप्स इन द सिटी के बारे में, जहाँ पे हमने जाना कि क्या क्या बिजनेसेस चल रहे हैं आजकल और कैसे हम अपना बिजनेस कर सकते हैं रिसर्च पे ध्यान देके। आई होप दैट वाज हेल्पफुल। अब चलते हैं हमारी दिल्ली की जनता के पास, जिनसे कि हर्ष कुछ बातें करेंगे और जानेंगे अबाउट देयर करियर चॉइसेस। हेलो गाइस, बात करेंगे हम नितेश जी से और जानेंगे थोड़े सवाल के जवाब। तो नितेश जी, आप हमें बताइए कि अक्सर क्या होता है कि बच्चे एक स्टेज पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा। बस मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ही छोटे शहर से हूँ, तो वहाँ पे ये था कि मेरे घर में जो ट्रेंड था कि बीटेक करना है, 12th के बाद बीटेक करना था, एक वो स्टीरियोटाइप चल रहा था कि बीटेक ही करना है। बस 12th तक मैं यही कंफ्यूज क्या था कि मैं क्लियर था कि ठीक है घर वाले बोल रहे हैं बीटेक कर लेंगे, बट मेरा मन नहीं था अंदर से। बट ये था कि घर वाले बोल रहे हैं और मेरे को भी आगे का पता नहीं था, कोई ऐसा मेंटर नहीं था। घर वाले बोलते बीटेक है, अच्छा है, कर लोगे, कैरियर सेट हो जाएगा, ठीक है। हम भी सोचे कि ठीक है। बट जब मैं 12th पास आउट होने के बाद मेरे बहुत से फ्रेंड अपने हिसाब से, कोई कॉमर्स में गया, कोई बीबीए किया, कोई कुछ किया। मेरे घर वालों ने मेरे को बीटेक में एडमिशन करा दिया, बट मैं वहाँ जाने के बाद सेटिस्फाई नहीं रहा। मैं जब भी फ्रेंड से बात करता था, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को ऐसा कोई चाहिए कि आगे चल के मैं बिजनेस कर पाऊँ या बिजनेस प्रोफेशनल टाइप का कोई कोर्स हो, उस टाइप का। तो मैं वहाँ बीटेक करते हुए मैं वर्कआउट करने लगा, ढूंढने लगा कोई ऐसा फाइंड आउट करने लगा, कोई ऐसा कोर्स हो जिसमें मैं खुश रहूँ। तो मैंने फिर बीटेक छोड़ दिया मिड टर्म में। छोड़ने के बाद फिर मैंने बीबीए में एडमिशन लिया। तो मैं प्रॉब्लम यही होती है कि हम अगर छोटे शहर के, छोटे टाउन के ना, तो हमें घर से शुरू से ही दिखाया जाता है कि ये आपके अंकल हैं, उन्होंने बीटेक किया, IITian हैं, देखो कहाँ सक्सेस है, क्या है उनकी जॉब सिक्योरिटी है। तो एक सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होती है, उसको बड़ी चिंता रहती है। बहुत ज़्यादा। मतलब शुरू से ही ऐसा लगता है कि हम आगे चल कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमने अपने मन से कुछ भी किया, कोई भी डिसीजन लिया, तो हम फेल हैं जी। वो घर में ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है जी। जैसे 12th करते हैं, उस टाइम पे ऐसा रहता है कि 12th के बाद अब क्या करें। लाइक हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स थे, अपने 12th किया हमने। उसके बाद ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब पहले से मेंटालिटी होती है कि जैसे हम MBBS करेंगे, या फिर जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं हम इंजीनियरिंग करेंगे। बट कहीं ना कहीं होता है कि कहीं आपको उस जगह एडमिशन नहीं मिल पाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट सिलेक्शन नहीं हो पाता है और हम इतना टाइम नहीं है दे सकते फैमिली की आप लोग ड्रॉप करें। तो हम लोग जहाँ ऐसे सोचते हैं जहाँ पे एडमिशन मिला वहाँ पे ले लेते हैं। मतलब बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप ये देखो कि आपकी पोटेंशियल कितना है, आप अपना पाथ कहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और फैमिली आपको जहाँ डाल रही है वहाँ आप कर भी सकते हो या नहीं। तो आपको उस अकॉर्डिंग अपना पाथ चूज़ करना है। दूसरी थिंग है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, हम वहाँ पे लोग प्रेशराइज़ करते हैं या कुछ भी, हम लोग वो चीज़ कंटिन्यू कर लेते हैं लेकिन हम चाहते नहीं है करना। तो उस चीज़ पे हमें ये फोकस करना चाहिए कि अब इस पाथ से हम कहाँ पे अपना करियर को अच्छे से आगे कर सकते हैं। तो कोई भी पाथ चूज़ करो, उसके बाद उसमें जो लोग आगे मतलब हायर पोस्ट पे हैं उन लोगों से हमें काउंसलिंग उनसे लेनी चाहिए। कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नर्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस इतना पता था इंजेक्शंस लगाते हैं। बट आई गॉट सिलेक्टेड इन अ गवर्नमेंट सीट इन बैचलर्स ऑफ नर्सिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग देखा, PSC ऑनर्स नर्सिंग देखा और इसने मैंने ज्वाइन कर लिया। बट उसके बाद हम बिल्कुल ब्लैंक थे कि होगा क्या। तो अगर आप उस चीज़ में चले गए हो तो आप वहाँ पे जो लोग पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं उन लोगों से हमें काउंसलिंग लेके अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो तो आप करो, नहीं तो फिर आप अपना पाथ डाइवर्ट करो। तो मेन चीज़ यही है, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना पाथ चूज़ करना चाहिए। लास्टली आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो किस टाइम पे उनको अपना करियर पाथ के बारे में सोचना चाहिए कि हाँ ये हमारे लिए सही है और ये अप्रोच हमें लेना चाहिए? वैसे तो ये थोड़ा ऐसे हाइपोथेटिकल हो जाता है कब सोचना चाहिए। एक्चुअली ये मतलब डिपेंड करता है बच्चे पे। अब 10th के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो बच्चे को बोलो कि अपने अकॉर्डिंग करे, बट हमें प्रायर कोई काउंसलिंग होती नहीं है, पेरेंट्स को भी कई बार नहीं पता होता है। तो हम सोचते हैं क्या करें, तो कोई भी मतलब
आपको बताता है, हम उस अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ऐसे कोई एग्जैक्ट नहीं है कि आपको कब सोचना चाहिए। आप अपने हिसाब से मीन्स जैसे 10th के बाद आपको देखना चाहिए कि मेरे मार्क्स क्या हैं, मेरा लेवल क्या है और मैं किस स्ट्रीम के लिए इंटरेस्टेड हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार मार्क्स कम होते हैं लेकिन आप साइंस में बहुत अच्छे हो, 10th में आपको ओवरऑल हर सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट्स या 6 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज मिलती है। तो अगर आपको लगता है आपका साइंस अच्छा है बट आपका कम है, थोड़ा मार्क्स कम है, तो भी फिर भी आपको वो ऑप्ट करना चाहिए। बट कुछ लोग होते हैं आपको 80% अबव मिला है लेकिन आपको प्रेशराइज करे कि आप साइंस लो, बट आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आपको वो चीज़ वहाँ पे खुद डिसाइड करनी है। अपने पेरेंट्स को खुद स्टैंड लेना है कि मुझे बेशक मार्क्स ज़्यादा है बट मुझे इंटरेस्ट इसमें है, तो उस अकॉर्डिंग आपको, क्योंकि ऐसे सोचते हैं आर्ट्स ले लेंगे तो क्या होगा, बट नहीं, जो लोग मतलब इंटेलेक्चुअल जो अच्छे से बच्चे समझ सकते हैं तो उन्हें पता है आर्ट्स लेके भी आप बहुत अच्छा लोग IAS IPS बनते हैं। साइंस वाला कई बार नहीं कर पाता है लेकिन आर्ट्स वाला बच्चा करता है। तो सब्जेक्ट्स को हम इंडिया में ऐसे कैटेगराइज करते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग, बट हमें अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से उस चीज़ पे जाना चाहिए और फिर उससे हमें हायर जो भी हम कर सकते हैं वो अपने आप पाथ हमें खुद ही मिलता रहता है। बेसिकली अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस सब एनालाइज करने चाहिए। यस। सो गाइस, ये था लवली जी और बबीता जी का कहना। ओवर टू यू आस्था। पॉटरी एक बहुत ही एंशिएंट आर्ट फॉर्म है, क्ले मेकिंग एक थेरेपी है और आजकल तो बहुत से लोगों ने इसको अपना बिजनेस भी बनाया है। तो चलिए जानते हैं कुछ महिलाओं से इस प्रोफेशन के बारे में। ಕಲಿದೇ ಇರೋಂಥ ಕಲೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ವುಡ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತೋದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಕಲೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು, ಈ ಕಲೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ 6 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ವಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವೀಲ್ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಹಠ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ತಾತನ ಕೆಲಸ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಒಂದು ಹದವಾಗಿಡುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾಗ್ಯವತಿ ಅಂತ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹದವಾದ ಗುಣ, ಇವಾಗ ನೀವು ಮಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನ, ಸಾರು, ಚಟ್ನಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಕಾಳು, ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರು ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾಳಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಬೂಸ್ಟ್ ಬರೋಂಥ ವಾತಾವರಣ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೂ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವ ತಗೊಂಡು ಈ ವೀಲ್ ವರ್ಕ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಟೋರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಬಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವರ್ಕ್ನ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರಂಪರೆ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಜುಕೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಕುಲಕಸಬು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನ ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಉಳಿಬೇಕನ್ನೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. पॉटरी हमारी देश की संस्कृति को दर्शाता है, लेकिन जैसा इन्होंने कहा ये एक फॉरगॉटन आर्ट बनता जा रहा है, इसीलिए इसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपका भी इसमें इंटरेस्ट है तो आप बहुत आसानी से पॉटरी सीख सकते हैं। कैसे? सिर्फ प्रैक्टिस से। तो दोस्तों, हमारे 26 स्टेप्स में स्टेप 3 यानी कि प्रैक्टिस बिल्कुल यही कहता है। इसके बारे में और जानने के लिए जाइए हमारी वेबसाइट mapofme.in पे और मेक अ लाइफ प्लान पे क्लिक करें और साथ ही साथ हमारे क्विज में पार्ट लेना ना भूलें, जिनसे कि आप जीत सकते हैं बहुत एक्साइटिंग प्राइजेस। कुछ लोग अर्ली एज में ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं। बात करते हैं इस एंटरप्रेन्योर से और जानते हैं कि कैसे इन्होंने अपने करियर पाथ की शुरुआत की। ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಾಗಿಂದ ಇದೇ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ನರನಾಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಓಬ್ಳಿರಾಜ್. ಇದು ನನ್ನ ಕೈಮಗ್ಗದ ಮನೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರದ್ದು, ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ,
ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತೊಗೊಬರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದನ್ನು ವೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ವೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಾಬಿನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಬಿನಿಂದ ಕಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಸುತ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಚರಕನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿ ಆ ಕಣಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಣಿಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀರೆ ವಾರ್ಪ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೀರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನಾನು ಕಲಿತು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬೇಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೇ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ ಲೈಕ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಮಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ ಇವಾಗ ಕೈ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾದರೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಕಿಲ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗೋ ಡಿಸೈನ್ಸು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Oblirat Silk Sarees, definitely a place that is worth checking out. वेल मैं भी अपनी मॉम को एक बढ़िया सी साड़ी गिफ्ट करूंगा. वेल दोस्तों, अब समय है हमारे क्विज का. बस दीजिए 2 आसान से सवालों के जवाब और आप जीत सकते हैं कैफे कॉफी डे की तरफ से वाउचर्स. पहला सवाल कि पॉटरी किस देश में ओरिजिनेट हुई, और दूसरा कि O3 एलिमेंट का नाम बताइए. अपना जवाब दें www.mapofme.in पे. ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में तो जितनी बात करें उतना कम है. आखिरकार फ्रेश और न्यूट्रिशियस खाना ही हमें हेल्दी रखता है. तो इसके बारे में कुछ प्रोफेशनल्स हमें और बताएंगे. ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. 2 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರಲ್ಲ. 50% ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನರ್ಸರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನರ್ಸರಿ ಇಲ್ದಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 31 ವರ್ಷ. ನಾನು ಇವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಟೊಮೊಟೊ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು. ನನ್ನ ನೇಮ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್. ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇವಾಗ 100 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 90 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತಂದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಐತೆ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಲಿ ಸುಮಾರು ಇರುವೆಗಳಿದೆ. ಇರುವೆ ಸುಮಾರು ಸೀಡ್ಸ್ನ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಳಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕೊಳ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 50% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನರ್ಸರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಮನಿ, ಆಮೇಲೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸ್ಕಿಲ್, ಮಾತಾಡೋ ಜನನ, ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಮರ ಇದ್ದರೆ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೇನೋ, ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ. प्लांट्स को कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है ताकि आपके घर में भी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ सके. वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग है ये बिजनेस. सो दोस्तों, ये सब देख के आप समझ गए होंगे कि आप कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहेंगे. हमारे 26 स्टेप्स में स्टेप 25 यानी कि राइटिंग योर बिजनेस प्लान आपको यही सिखाता है कि अपने बड़ों या क्षेत्र के एक्सपीरियंस लोगों से सलाह लें. उनसे सीखें कि कैसे काम किया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या स्किल्स आपको एक्वायर करने की ज़रूरत है. पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच लें और झिझकिए मत दोस्तों, निडर रहें. अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने बुलेट जर्नल में ज़रूर नोट करें. इसके बारे में और जानने के लिए साइन अप करें www.mapofme.in में और मेक अ लाइफ प्लान पर क्लिक करें. और हाँ दोस्तों, भूलिएगा मत, हमारे क्विज में ज़रूर भाग लीजिएगा और आप जीत सकते हैं बाइसिकल, बैकपैक और ढेर सारे कूल गिफ्ट्स. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही खाली ज़मीनों में घर डेवलप होते जा रहे हैं और इस वजह से फ्लोरा एंड फौना कम होता जा रहा है. लेकिन हमारे बीच ऐसे एक एंटरप्रेन्योर हैं जो नेचर को बचाने का इनिशिएटिव ले रहे हैं. आइए देखते हैं. It was a completely empty piece of land. It had
close to six trees, you know, like that's all was there in the property. When you come here, you feel, you know, the place is special because just the way it is made. I'm 12 years old now. It's approximately 16.5 acres, and we have 300 species of plants, and we have about 65 species of birds as well. So, you know, like that way it's an extremely eco-friendly resort. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಮರಗಳಿದೆ, ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಕ್ಕು, ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್, ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥರ ಮಲ್ಬರಿ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ಲ್ವುಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. And you can see it's in front of Kaveri as well. So it's a extremely beautiful place to have the resort built at. ಅಂಡರ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಮಾಪ್ ರಾಬಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದರದ್ದು ಬಾಳೆ ಯಾವಾಗಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. You have to have and entire plan in place. It will take you close to 3 years at least to build a place up like this. You have to see around. It's a very calm, place to an extent. It's not a place where you have, like a lot of things, around you. You just have, birds and the bees and things like that around. It's a very peaceful place, if you ask me. I think you really can't get these days in a place where you can just be, like by yourself, for a while. I think that's really special about the resort. अच्छा वे है ये इको टूरिज्म को प्रमोट और हाईलाइट करने के लिए। इनफैक्ट हम सबको पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी देखना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अब टाइम है हमारे क्विज का। बस आंसर कीजिए ये 2 इजी से क्वेश्चंस का और आप जीत सकते हैं कैफे कॉफी डे की तरफ से फ्री गिफ्ट वाउचर्स। तो पहला सवाल, वेयर वॉज पॉटरी ओरिजिनेटेड? और दूसरा सवाल, व्हाट डज द एलिमेंट O3 स्टैंड फॉर? जल्दी से अपने आंसर्स भेजिए हमारी वेबसाइट mapofme.in पे, क्योंकि ये ऑफर बहुत लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल है। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। फिलहाल मैं आस्था चलती हूँ, फिर लौटूंगी मैप ऑफ मी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।